वेलकम टू उस्मान स्पीक्स। आई होप यू ऑल गाइस हैव अ गुड डे। दुबई पाकिस्तान में हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक कंसर्न होता है और हमेशा एक हमारी तशवीश होती है और हमें बताया जाता है कि भाई इंडियन मुसलमानों के हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ ये होता है, वहाँ उनको मतलब बहुत सारी बातें चलती हैं कि भाई उनके साथ अच्छा सलूक नहीं होता। उस सिलसिले में एक जस्टिस सचार कमेटी की रिपोर्ट भी थी। उसके अलावा हम वक्तन फ़वक्तन सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी चीज़ें देखते भी रहते हैं कि मुसलमानों को किराए पे घर नहीं मिल रहे और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक हमें पाकिस्तान में बैठ के क्यूरियोसिटी होती है कि भाई हमारे वहाँ भाइयों के साथ हमसे अच्छा सलूक हो रहा है या बुरा हो रहा है या मीडिया जो बता रहा है। तो इस बारे में असलियत क्या है, हकीकत क्या है और इससे बेहतर कोई ऑप्शन हो नहीं सकता कि भई आप इस बारे में इंडिया से किसी बंदे से बात को। और सबसे बेहतर जो इकबाल साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडिया से, अपना वेलफेयर का काफ़ी काम भी करते हैं। तो इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपका जॉइन करने का, जुड़ने का। और जो आगे आपसे पूछेंगे कि जो है इस पाकिस्तानी हमारा जो है ना हमें कंसर्न होता है, क्यूरियोसिटी होती है और आपको भी हमें बताने के लिए बहुत सारे जवाब होंगे कि भई आप क्यों हमारी इतनी फ़िक्र करते हो। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने का, आपका कीमती वक़्त निकालने का। शुक्रिया उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम आपके सभी नाज़रीन को। वालेकुम। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस तरीके से चीज़ें कही शुरुआत के अंदर, तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आप जो मीडिया में खबरें देखते हैं, उस खबरों को लेकर के मुझे पता नहीं। देखिए, हर मुल्क में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती है, लेकिन जितना बताया जाता है, जितना पढ़ाया जाता है, उससे बेहतर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर मुसलमान बहुत ज़्यादा सेफ पाकिस्तान से ज़्यादा है। आपका जो मुल्क बना है वो कलमे की बुनियाद पर बना था और ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर ये था कि शराय तौर पे चीज़ें होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं वहाँ के हालात से बेहतर इंडिया के हालात हैं। इंडिया के हालात के अंदर हम हमारी आवाज़ें उठा सकते हैं, हम फ़िलिस्तीन को लेकर के भी मामले के अंदर आवाज़ें बुलंद करते हैं। आपके यहाँ ये सारी सहूलियतें नहीं हैं। आप देखिए कि इंडिया का एक आदमी दिल्ली का हो, मुंबई का हो, कहीं का भी हो, वो आसानी से ट्रैवल कर सकता है। आपके यहाँ पर जिस तरीके से पंजाब या बलूचिस्तान या केपी ये सारी चीज़ें देख कर के एक-दूसरे को गोली मार दी जाती है, यहाँ ये हालात नहीं है। देखिए, हर मुल्क में थोड़े से कुछ ऐसे लोग रहते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि ये शदीद गलत किस्म के लोग हैं, लेकिन वो बहुत पॉइंट परसेंट में है। और यहाँ के जो हालात हैं, हम आज़ादी के साथ सारी चीज़ें बहुत खुल कर के बात कर सकते हैं। हमारी कोर्टें आज़ाद है, हमारी लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, हमारे ऑपोज़िशन आज़ाद है, हमारी गवर्नमेंट के अंदर भले ही कोई चीज़ें कभी-कभी उठती हो, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए हम खुल करके रोड और सड़कों पे आ सकते हैं, जो आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। लगातार जो हम हालात वहाँ के देखते हैं और यहाँ की स्टडी करते हैं, या ऐसा मानिए उस्मान साहब कि जो चीज़ें हम सब पढ़ते हैं, हम लगातार जिस तरह एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में रह कर के बात करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड हो या ऑन द रिकॉर्ड हो, तो उससे एक चीज़ पता लगती है कि हम जितनी आज़ादी से बात कर पाते हैं, उतनी आज़ादी से आप लोग वहाँ बात नहीं कर पाते हैं। देखिए, हमारे वहाँ कोई काज़ी फ़ाइज़ ईसा नहीं है, हमारे यहाँ कोई असीम मुनीर टाइप की ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिसको लेकर के हमें दबा दिया जाए, या जनरल बाजवा नहीं है कि वो अपने लिए कुछ चीज़ें कर दे। हमारे यहाँ हम बहुत आज़ादी से चीज़ें कर सकते हैं, और हाल-फिलहाल में भी अगर आप देखो तो हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब संविधान को लेके मामला गया था, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सरकार के खिलाफ चीज़ें दी है। तो यानी कि एक चीज़ समझ में आती है कि इंसाफ की जहाँ तक तकाज़े की बात आ जाती है, तो हम खुल करके हमारी लड़ाई लोअर कोर्ट से लेके हायर कोर्ट तक लड़ सकते हैं, और बहुत आज़ादी से लड़ सकते हैं। हम सड़कों पे आ सकते हैं, हम हमारी आवाज़ को मनवाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ सकते हैं, जो आपके यहाँ खुल करके आप नहीं लड़ सकते हो। तो आप जिस तरीके से एक सिनेरियो बिल्ड किया जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान परेशान हाल है, उसको घर नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं है। आसानी से हम चीज़ें अवेलेबल होती हैं। हाँ, कुछ जगह हम ज़रूर मानते हैं कि ऐसे लोग हैं जो इस तरह की गलत चीज़ों को लेकर के शोर-शराबा करते हैं, लेकिन वो बहुत पॉइंट परसेंट के अंदर है। यहाँ पर अब मैं जहाँ से लाइव कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरे अगल-बगल के अंदर ही काफ़ी ऐसे लोग बैठे हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सारी चीज़ों का, हम आसानी से एक-दूसरे से मिलते हैं, एक-दूसरे के साथ काम करते हैं, एक-दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। हमारा अगर कोई मज़हबी त्योहार है, चाहे वो हिंदुओं का, मुसलमान, हम एक-दूसरे के घर जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। जो चीज़ें आप वहाँ नहीं कर सकते हो। देखिए, हर मुल्क के अंदर कुछ ना कुछ होता है। अगर आप
पाकिस्तान की बात करें तो शिया सुन्नी वाला मामला है, हिंदू मुस्लिम वाला मामला है, यही चीज़ें अगर हम इराक चले जाएँ वहाँ है, ईरान के अंदर है, अमेरिका के अंदर गोरे कालों का मामला है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, दुनिया के हर मुल्क में कुछ परसेंटेज लोग ज़रूर होते हैं, कुछ जगह परसेंटेज ज़्यादा होती है, कुछ कम होती है। इससे ये मतलब नहीं है कि लोग जो है एक-दूसरे से नफ़रत करते हैं, एक-दूसरे को मारना शुरू कर दें। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर इस तरह के हालात हों। बहुत आसानी से हम ट्रैवल कर रहे हैं अब, चाहे वो ट्रेन का हो, चाहे बाय रोड हो, चाहे फ्लाइट का हो। यहाँ बड़ी आज़ादी है और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ पुलिस भी जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठाया और किसी को भी बंद कर दिया। आर्मी का कोई रोल हमारे यहाँ आता नहीं है कि वो दादागिरी हमसे कर सकती है, क्योंकि उनका कोई दूर-दूर तक लेना-देना नहीं होता है। आर्मी जो है वो सिविलियंस के हाथ नहीं डाल सकती। आपके यहाँ जो है आर्मी वो पावर के अंदर रह कर के हर वो चीज़, हर वो काम करवा सकती है। आपके जनरल जो चाहे करवा सकते हैं। अगर आपके जनरल से कोई गलती हो जाए तो आपकी हिम्मत नहीं है पुलिस की कि वो उसके ऊपर एक केस दर्ज कर ले। लेकिन यहाँ पर भारत के अंदर अगर इस तरह की कोई चीज़ें हो जाती है तो पुलिस के पास भी पावर है कि वो आर्मी के लोगों के ऊपर भी चीज़ों को ला करके वो एफआईआर दर्ज कर सकता है। उसके बाद अगर वो सर्विंग जनरल या कोई आर्मी का बंदा है तो उसके बाद भले ही उसको हैंडओवर कर दे। लेकिन जब तक कानून की बात करें तो कानून की बालादस्ती है यहाँ पर। रूल ऑफ लॉ जो है वो हिंदुस्तान के अंदर बहुत बेहतर है, हमारी कोर्ट बेहतर है। हमको आज भी मतलब ये चीज़ें देखनी नहीं पड़ती है कि ये नाइंसाफ़ी के चलते किसी को 2-2 साल जेल में रहना पड़े और अदालतें डरती हो उसे इंसाफ देने के लिए। जज जो है वो उसको लूज़ मोशंस हो जाते हैं या जजेस आते नहीं हैं डर के मारे, तारीख पे तारीख होती है। एक आदमी जो है सिर्फ़ इसलिए घूमता रहता है कि ये बताया जाए कि भई मेरी गलती क्या है? तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें बहुत कम हैं। ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं होती होगी इस मुल्क के अंदर जो हमारे शायद नज़र में ना आती हो, लेकिन बहुत कम इस तरह की चीज़ें हैं जो देखने को मिलती है उस्मान साहब। शुक्रिया सर, मुझे आपकी बातें सुन के अच्छा लगा कि आप सारा जो है ना आपके अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। बट सर जब मैं देखता हूँ कि आपने कहा कि हमें फ़लस्तीन के हवाले से प्रोटेस्ट करने की इजाज़त है, तो और आपको नहीं है। बट मैं देखता हूँ पाकिस्तान में फ़लस्तीन से रिलेटेड बहुत प्रोटेस्ट निकले हैं, जमात इस्लामी ने निकाले हैं। बट मैं कोई सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट इंडिया में नहीं देख रहा कि फ़लस्तीन से रिलेटेड। इवन हमने नहीं सर, ऑस्ट्रेलिया, यूके में। मैं कल मैंने मैं कुछ ज़्यादा सवाल छोड़ आपके लिए दीजिए आप छोड़ दूँ कल। फिर आप बताएँ? जी, जी बताइए, बताएँ। हाँ, मैं आपके आपकी बातों से बस आपसे कुछ सवाल छोड़ दूँ, फिर आप बात उन सवालों का जवाब दीजिएगा। तो सर, एक ये बताइएगा कि हम इंडिया में देखते हैं फ़लस्तीन से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट नहीं हुआ। छोटा-मोटा भी मैंने मीडिया पे नहीं देखा, शायद हुआ हो तो आप रहनुमाई करें। तो ज़ाहिर-सी बात है मुसलमान फ़लस्तीन के हवाले से आवाज़ उठाना चाहते हैं, जैसे जहाँ जमात इस्लामी उठाती है। बट इंडिया में हमने देखा कि कोई ऐसा बड़ा प्रोटेस्ट और छोटा या दरमियाना हमें नहीं मिला। तो अगर ऐसा हुआ है तो काइंडली वो बताइएगा। दूसरा हम देखते हैं हमास को एक वो बताया जाता है कि भई ये टेररिस्ट है, ये सब कुछ है। तो और हम पाकिस्तान में ये समझते हैं कि हमास की अब आप फ़लस्तीन की लैंड ऑक्युपाई करेंगे, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है अब मेरे घर पे कोई कब्ज़ा करेगा और मैं उसके खिलाफ हथियार उठाऊँगा तो फिर ये एक बताइएगा कि हमास के बारे में आपकी क्या राय है? दूसरा कि भई आप उसे आतंक की सटें मानते नहीं मानते टेररिस्ट, क्योंकि इंडियन मीडिया तो हम देखते हैं वो इस तरह से करते रहते हैं। तीसरा, आपने सैफ की बात की तो हम देखते हैं जैसे आपने बोला पाकिस्तान में किसी भी शहर में गोली मार दी जाती है, जैसे केपी के बलूचिस्तान के हालात अच्छे नहीं है। तो सर ये छोटी-मोटी इंसर्जेंसी तो हर जगह चलती रहती है। जैसे इंडिया में हम देखते हैं मणिपुर के हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ कोई जा नहीं सकता। नागालैंड के हालात अच्छे नहीं हैं, उसके अलावा कश्मीर के हालात हमारे सामने हैं। तो वो सर उस बारे में बताइएगा। दूसरा आपने कहा अपोज़िशन फ्री है पागे हमारे यहाँ, बट ऐसा अपोज़िशन तो नहीं कहती सर। अपोज़िशन तो कहती है हम पे हर वक़्त ईडी के फंदा अटका रहता है। और अभी जो नया लॉ आया है पार्लियामेंट में उसके तहत जो है ना किसी भी लीडर या मिनिस्टर बस वो 30 दिन अगर अरेस्ट रहा तो उसको हटा दिया जाएगा। तो ये तो एक तानाशाही वाली सरकार लगती है। अपोज़िशन तो बहुत कंप्लेन करती है कि पार्लियामेंट के इजलास नहीं बुलाए जाते इतना अरसा, मोदी जी आते नहीं हैं, जब आते हैं तो हमारे सवालों के जवाब नहीं देते, अपोज़िशन को 30 मिनट मौका मिलता है, मोदी जी 2 घंटे बात करते हैं। तो अपोज़िशन तो बहुत ज़्यादा इससे नाखुश नज़र आती है, जैसे हालात हैं वो आपके बात के बरअक्स हैं। तीसरा आपने कहा हमें कोई कुछ नहीं कहता। सर मैंने देखा है बहुत सारे केसेज़ में जब इंडिया से कोई आवाज़ उठाता है तो उसे कहते हैं तुम जाके पाकिस्तान रह लो, तुम एंटी नेशनल हो। तो ऐसा मैंने बहुत सारे केसों में देखा है, तो इस बारे में भी काइंडली जो है तो बताइएगा। दूसरा आपने कहा अच्छा पाकिस्तान की अदालतें मैं मैं आपसे पहले यही सवालों का जवाब दे दूँ, नहीं तो आपके नाज़रीन भी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे बड़े सवालों के अंदर। हम पहले आते हैं, आपने कहा कि फ़लस्तीन को लेकर के कोई
आपने गेट टुगेदर नहीं देखा या सड़कों पर नहीं देखा। मैं आपको कल की ही बात करता हूँ, जुमेरात के दिन एक बहुत बड़ा मार्च मुंबई के अंदर निकला था, मुंबई के आज़ाद मैदान में। मैं जहाँ बैठा हूँ, उसी से कुछ मीटर दूरी पर पूरे मुंबई के लोग जमा होकर के बहुत बड़े लेवल पे मामला निकला था और उसको लेकर के वो मार्च पूरा दिन चलता रहा। दोपहर से जो शुरू हुआ वो शाम तक चलता रहा, चाहे उसके अंदर सभी लोग थे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम थे, मुस्लिम के अलावा कई अलग-अलग पार्टियों से रिलेटेड, अलग-अलग मज़हब से रिलेटेड लोग जो है वो उसका के अंदर मौजूद थे। आपने बात की हमास की, तो मैं आपको बता दूँ हमास को लेकर के हमारे लोकसभा के अंदर भी मामला उठा है। हमारी ऑपोजिशन लीडर सोनिया गांधी, राहुल ने भी ये सारी चीज़ें कहा है कि फिलिस्तीन जो है हमारे उनसे बहुत पुराने रिश्ते हैं, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, उनके साथ ज़ुल्म हो रहा है, वो सारी चीज़ों को लेकर के हमने हमेशा आवाज़ें उठाई है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग ज़रूर हर जगह सिस्टम में होते हैं, वो उन सारी चीज़ों को बट सर, लेकर के सॉरी आपको अ, इंटरप्ट करने के लिए, गवर्नमेंट का आवाज और ओपोजिशन की आवाज में फर्क आ जाता है ना नहीं सर, मैं एक चीज को मैं वही सरकार आपके ऊपर आ बैक रहा करे हूँ। तो। मैं आपको गवर्नमेंट पे चीज़ों को लेकर के ही बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट के अंदर भी कई चीज़ें जो अलग-अलग आपने पूछी, तो गवर्नमेंट के ही कई ऐसे अलायंस हैं, जिन्होंने उसका समर्थन किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। देखिए, गवर्नमेंट अपने-अपने हिसाब से अलग-अलग एक पॉलिसीज़ के तहत खेलती है। उनका ये मानना होता है कि कई चीज़ों को लेकर के सामने कुछ अलग होता है, पीछे अलग होता है, तो एक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है। और रही आपने बात की अभी मणिपुर वगैरह की सारी जगह, तो आपको मैं बहुत साफ तौर पर बता दूँ, मणिपुर के अंदर जो मामला है, वहाँ लोकल्स का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर का कोई आदमी जा रहा है, उसको गोली मार दी जाती है, उसको उसके मज़हब को पूछ करके मारा जाता है। चलिए यहाँ तो आप हिंदुस्तान के अंदर तो एक इल्ज़ाम लगा लेते हैं हिंदू-मुसलमान। आपके यहाँ तो सारे ही मुसलमान हैं। तो पंजाब के अंदर जो लोग मारे जाते हैं, पंजाब के रहने वाले, केपी या बलूचिस्तान के या कहीं के, सिंध के, तो वो तो आपकी अपनी कम्युनिटी से हैं। फिर आप क्यों मारते हैं उनको? आपको नहीं मारना चाहिए सारी चीज़ों को, लेकिन मारा जाता है। यानी कि आज जो है रूल ऑफ लॉ गुड तालिबान, बैड तालिबान के हिसाब से आप चलते हैं। आपके खुद केपी के जो मुख्यमंत्री है, मतलब जो चीफ मिनिस्टर है अमीन गंडापुर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गुड तालिबान, बैड तालिबान की बात है कि हम कुछ तालिबान को पकड़ते हैं, हमारी आर्मी के लोग आते हैं, उसको बोलते हैं कि गुड तालिबान है, ये हमारी मदद कर। तो हमारे यहाँ इस तरह का टेररिज्म नहीं है। हम यहाँ गुड तालिबान, बैड तालिबान के चक्कर में नहीं रहते। हमारे यहाँ अगर कोई इस तरह के लोग दिखते हैं, जो गुनाह करते दिखते हैं, उसको पकड़ा जाता है। चाहे वो सरकार की तरफ से हो, अपोज़िशन की तरफ से हो, आम लोगों की तरफ से हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो खुल कर के होती रहती है। और आपने जिस तरह से कहा हमारे लोकसभा के अंदर हंगामा चलता है, लोकसभा के अंदर हम टाइम नहीं देते, तो मैं आपको बता दूँ लोकसभा हमारी हर बार अपने वक़्त पर होती है और उसके अंदर कुछ मुद्दों को लेकर के भले ही वो हाउस कैंसल किया जाता है, कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाई जाती है, लेकिन हमारा कोई भी इजलास जिसको बोलते हैं लोकसभा का, 1 दिन के ऊपर नहीं हुआ है। आपके यहाँ आज भी आप मुझे बताइए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है, पिछले साल आपके यहाँ इलेक्शन हुआ, आपके यहाँ जो अब प्रधानमंत्री बने हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर जो बने हुए हैं, वो खुद आप सभी लोग जानते हैं कि वो हारे हुए हैं, उनके भाई नवाज़ शरीफ हो गई, मरियम नवाज़ हो गई, इसाक डार हो गए इनके सारे बच्चे हारे हुए हैं, लेकिन जिताया ना आपने। आपने बाकायदा काउंटिंग रोक कर के सारी चीज़ें बदली है। आज आप मुझे बताइए कि रेहाना डार हो गई, ऐसे जितने लोग हैं, इमरान खान सहित सारे ही लोग जो है वो अंदर हैं। आप सभी जानते हो कि उनको इंसाफ के लिए वो लगातार गुहार लगा रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को मिलने नहीं दिया जाता है, उनके लोग उनके वकीलों को मिलने नहीं दिया जाता है। आप अपने खुद अलग-अलग केसेज़ जो बनाए हैं, 200 से ज़्यादा केसेज़ जिसके अंदर आप खुद ही ये बता रहे हैं आपके ऑफ़िसर्स कि हम वहाँ छुप कर के पहुँचे और बनीगाला के अंदर वो छुप कर पूरी प्लान की। मुझे छुपने की जगह ही नहीं है। तो हमारे यहाँ इस तरह के हालात बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं खुल कर के बात कर रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे एक 0% भी डर नहीं है मेरी गवर्नमेंट का और इन सारी चीज़ों का, क्योंकि वो जानते हैं, वो इस तरह के हालात हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ इंसाफ को लेकर के एक छोटे से छोटा इंसान जो है, वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। हो सकता है पुलिस महकमे में कुछ ऐसे बदमाश हो जो कुछ पैसे लेकर के कोई फर्जी केस बनाए, तो हमारे पास अदालतें खुली पड़ी हुई है और वो अदालतें हमको इंसाफ दे रही है। वो हमसे बात कर रही है, हमसे पूछ रही है, हमारे यहाँ ऑफिसर सस्पेंड किए जाते हैं। मैंने बताया कि आप यहाँ सीनियर से सीनियर ऑफिसर क्यों ना हो, उसको अदालत के सामने पेश होना है, जब अदालत बुलाती है वो मना नहीं कर सकता है। आपके यहाँ तो आज इतना बड़ा मामला चल रहा है, आपके नकवी साहब ने पिछले दिन कहा था कि एक एसएचओ की मार है। आप मुझे बताइए टेररिज्म जब आपके यहाँ एक एसएचओ की मार हो जाए,
तो उस मुल्क का क्या होगा? फिर उसका अल्लाह मुहाफ़िज़ है। तो इस तरह की जो उस्मान साहब चीज़ें हैं, वो मुल्कों को बर्बाद करती है। रूल ऑफ लॉ जो है, वो हर जगह होना चाहिए। देखिए, बोलने का हक सभी को है। हमारे यहाँ आज़ादी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो हमेशा हर मुल्कों को माना जाता है और उसको पूछा जाता है। लेकिन आज आप मुझे बताइए कि आपके हालात में और हमारे हालात में एक फ़र्क है। सबसे बड़ा तो हमारी अगर इकोनॉमी को देखें, तो बहुत आगे है। दूसरा आज हमारे पॉपुलेशन आपसे बहुत बड़ा है, उसके बावजूद हम यहाँ सुकून से सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। देखिए कुछ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की 19-20 हो सकती है कि आपने कुछ सोचा, मैंने कुछ सोचा, सरकार का सोचना कुछ अलग हो। लेकिन उन सभी चीज़ों को लेकर के हमारी सरकार पर हम सवाल खड़ा कर सकते हैं। आपके वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं कि शहबाज़ शरीफ कोई हिम्मत ही नहीं है बात करने की। अगर बात होती तो इमरान खान या उनकी पार्टी बात करती। आज वो खुद क्या उनका साफ तौर पर कहना है कि हम उनसे क्या बात करें, उनके पास कोई पावर ही नहीं है, हम उनसे बात करेंगे जिनके पास पावर है। जिनके पास पावर है, वो खुल करके आने को तैयार नहीं है। जनरल बाजवा, रेजीम चेंज करने वाले वही थे ना जनरल बाजवा, जिसके बाद उन्होंने सोचा था कि हमारा टर्म बढ़े। आज फिर एक बार वापस नवंबर आ रहा है आपके पास, फिर आपको पता है कि नए टर्म को लेकर के 5 साल की मुद्दत बढ़ाई जाए, 2 साल की मुद्दत बढ़ाई जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर के मामला चल रहे हैं। तो आज आप ज़्यादा मत जाइए, कल की ही मैं बात करता हूँ, जुमेरात के दिन आपकी अदालत ने 8 केसेज़ के अंदर बाकायदा ज़मानत दी और उस ज़मानत को उस केस के अंदर मिलने के लिए 2 साल लग गए जिसके अंदर किसी का गुनाह ही नहीं था। तो हमारे यहाँ उन सारी चीज़ों को लेकर के लगातार मैं आपको बता दूँ उस्मान साहब कि हमारी आम अवाम चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की हो, नाइंसाफ़ी के खिलाफ सड़कों पे आती है, उस पे फायरिंग नहीं होती है, उसको गोली नहीं मारी जाती है, वो गुमशुदा नहीं होते हैं। आपके यहाँ 7,000 से ज़्यादा ऐसे केसेज़ हैं जो अब तक गुमशुदा है, वो बेचारे तलाश के लिए घूम रहे हैं। अगर वो अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उसको उठा कर के अंदर डाल दिया जाता है। तो यहाँ ये हालात नहीं है, आप किसी को गुमशुदा नहीं कर सकते हो, आप किसी को उठा कर के अंदर नहीं डाल सकते हो अब अगर कानून से। तो ये एक मेजर फ़र्क है, चाहे वो यहाँ पर हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी मज़हब को मानने वाला हो, आप उठा कर के सीधे किसी को गायब नहीं कर सकते हो। अगर किसी ने सरकार के खिलाफ बात की तो आप ऐसा नहीं है कि उसको उठाओगे, अंदर डाल दोगे। ये सारी चीज़ें अब तक जो है यहाँ उस्मान साहब नज़र नहीं आ रही है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, यहाँ हमें आज़ादी है। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग-अलग वीडियोज़ और एआई जनरेट वीडियो हो या अलग तरह के वीडियोज़ वो बना कर के पेश करते होंगे। कुछ मामला ज़रूर होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं होते, होते हैं। वो इस तरह के हालात अमेरिका में भी होते हैं, लंदन में भी होते हैं, न्यूयॉर्क में भी होते हैं और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में भी जो दुनिया की बेहतरीन कंट्रीज़ मानी जाती है, वहाँ भी इस तरह के हालात होते हैं। लेकिन बिल्कुल अगर किसी ने बात की, उठा के अंदर डाल दो। आज उस्मान अगर सरकार के खिलाफ या मरीम नवाज़ के खिलाफ बात कर ले या आर्मी के खिलाफ बात कर ले, तो आप पता नहीं घर वाले आपको खोजते रहेंगे या तो आपको मुल्क से दर-बदर होना पड़ेगा। यहाँ ऐसे हालात नहीं है हमारे, आप उठा के देखिए, हम खुल करके सरकार के खिलाफ भी बात करते हैं, उनकी गलतियों पे भी बात करते हैं, उनकी खामियों पे बात करते हैं, अगर उनका काम बेहतर है तो बेहतर भी बताते हैं। तो उस्मान साहब बहुत बड़ा फ़र्क हमारे और आप में है और सबसे बड़ा फ़र्क इसलिए है आपके यहाँ क्योंकि आपने तो जो 1947 में आज़ादी ली थी, वो कलमे की बुनियाद पर ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे ली थी। क्या वो चीज़ें नज़र आ रही है आपके मुल्क में? नहीं आ रही। हम कलमे की बुनियाद पर हमारा मुल्क नहीं बना था। एक चीज़ को समझिए और हमारे यहाँ जो हालात की आप बात कर रहे हैं, तो उस हालात के अंदर कुछ चीज़ें हो सकती है अभी और हो भी रही है, लेकिन हमारे पार्लियामेंट के अंदर आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं, अहमद पटेल जैसे लोग आवाज़ उठा रहे हैं ना हमारे पास। और सरकार को उसको मानना है। हमारी लोकसभा में वो चीज़ें होती है, हम चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला था, बुरक़ों का मामला था, हमने खुल करके हमारी आवाज़ पेश की और उसके खिलाफ सड़कों पे भी हम उतरे, शराइ की बात आई, वक़्फ़ की बात आई, हम लोग खुल कर के आए। आपके यहाँ वो चीज़ें आप नहीं कर सकते उस्मान साहब। ये एक मेजर फ़र्क है, भले ही आप बैठ कर के वहाँ चीज़ें बोल दें कि हमारे पास हमारे हालात ख़राब है, हमारी ये चीज़ें बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ ज़मीनी अगर बात की जाए, तो इस ज़मीनी पकड़ को लेकर के हमारे हालात माशाअल्लाह आपसे बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर मैं आपको 1000% लिख के दे सकता हूँ, उस्मान साहब। सर जो आपकी बातें हैं अच्छा लगा मुझे सुन के बट मैं जब सिचुएशन को देखता हूँ मुझे पाकिस्तान इंडिया के हालात में कुछ फ़र्क नहीं लगता। एक तो ये मैं इस डिस्कशन को सियासत से ज़रा हट के ही रखना चाह रहा हूँ बट फिर भी जो सियासी बातें आपने की सर मैं अभी आप नरेंद्र मोदी जी का इंस्टाग्राम खोलें ना या उनको कोई सोशल मीडिया तो उसमें आपको नीचे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर के मिलेंगे। तो मतलब कि आप कहते हैं शहबाज शरीफ जो है ना चोरी से आए हैं। मतलब आर्मी लाई है व्हाटएवर कुछ भी है।
तो मैं इस पे आपसे आर्गुमेंट नहीं करूँगा। बट मैं मोदी जी जिस तरह से आए, वो इंडियन अवाम ही नीचे लिख रही है, उनके सोशल मीडिया पे, इंडिया की अवाम ही सवाल उठा रही है कि ये फर्जी वोट है। और हमने देखा है जिस तरह से मोदी जी जीत के आए हैं, तो वो उनकी भी जो जीत है उस पे तो बहुत ज़्यादा सवालात हैं। तो वो फिर जो है ना, अगर आपके मोदी जी इस तरह से जीत के आए हैं, तो फिर शहबाज शरीफ पे मेरा ख़्याल है सवाल उठाना उस तरह से बनता नहीं है ये, और ये इंडियन मीडिया का ही है। दूसरा, सर आप देखें, आपने कहा हमारे यहाँ आपके यहाँ सवाल उठाने पे उठा लिए जाते हैं, तो सर ईडी क्या करती है? आपके यहाँ भी तो ईडी यही काम करती है ना, कि मतलब बीजेपी के वॉशिंग मशीन लगी हुई है, जो कोई सवाल उठाता है करप्शन का या कुछ ऐसा, तो वो ईडी उसके घर रेड पड़ी जाती है। इवन कि आपके यहाँ ईडी बिज़नेसेस को कितना तंग करती है, मतलब कि वहाँ जाती है, छापा मारती है, करप्शन केस बनाती है, फिर वो बीजेपी को चंदा देते हैं, फिर उनका वो केस खत्म हो जाता है। तो मैं तो इसको इस तरह से जो है ना सिचुएशन देख रहा हूँ। बाकी आपने तालिबान की बात की, सर तालिबान देखिए, तालिबान अभी जो अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत है, ये टेररिस्ट है ना अभी भी यूएन लिस्टेड, बट हम देखते हैं इनसे इंडियंस एंगेज करते हैं, तो इंडियंस फिर तालिबान जो टेररिस्ट हैं अभी तक यूएन की टेररिस्ट की लिस्ट पे हैं, उससे क्यों मतलब कि ये एंगेज करते हैं, और क्यों अफगानिस्तान टीम को फिर इंडिया में जगह देते हैं खेलने का? काइंडली इस बारे में उस्मान मैं सर, मेरे उस्मान पास साहब आपने काफ़ी सारी बातें हैं, ये तीनों सवाल तो मैं बस छोटी-छोटी है मैं बात, आप नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ, आपने 3 सवाल किए, मेरी 3 बात सवाल का सुनें पहले ना। मैं जवाब दूँगा। आप सवाल करते जाइएगा, मैं जवाब दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो वोट चोरी की बात की, वो वोट चोर को लेकर के लोकसभा के अंदर कल जब हंगामा हुआ, तो पूरी दुनिया ने देखा, हमने सारी चीज़ों को खोला। उससे पहले 7 अगस्त के दिन जो अपोज़िशन के लीडर है राहुल गांधी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाए थे, और सवाल उठाने के बाद में वो मामला अदालत तक गया, और अदालत ने उन सारी ही चीज़ों को लेकर बिहार के मामले के अंदर इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि आपको सारी ही लिस्ट जो है वो पब्लिक करनी है। और हमारी इन सारी ही चीज़ों को इलेक्शन कमीशन ने माना, और आज जाकर के अदालत के सामने उसने राइटिंग में लिख कर के दिया है कि हमने वो सारा डेटा जो है पब्लिक कर दिया। तो आपके यहाँ पर किसी की हिम्मत है क्या ये चीज़ करने की? नहीं। आपके यहाँ अदालतों की ताकत है पूछने की? नहीं। आप मुझे बताइए, अभी भी जो आपका ये 26 अ, आइन आया है, उसके अंदर आप उस ग्रेड के जज को उठाते हैं और टॉप लेवल पे बिठा देते हैं। वो इंडिया में आज भी नहीं चल रहा है। आप जो तरमीम की बात कर रहे हैं कि 26 आइन की तरमीम जो आई है, उसको लेकर के जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। दूसरा जो आपका सवाल माफ़ करिएगा, एक तो आपने ये पूछा, दूसरा आपने ईडी की बात की। तालिबान से रिलेट ईडी जीईडी के लिए। मैं पहले ईडी और सीबीआई की बात करता हूँ। ईडी और सीबीआई ने जो पिछले दिनों जिस तरीके से चीज़ों को लेकर कुछ अरेस्टिंग की थी, जिसको अदालत ने साफ तौर पर कहा कि अगर इस तरह के केसेस होंगे, तो हमारा मुँह मत खुलवाइएगा, और फ़ौरन एक चीज़ को समझिए, इस तरह की चीज़ें हम टॉलरेट नहीं करेंगे। उनको कुछ महीनों में हमने ज़मानत दी है, हमारी अदालतों ने। आपके यहाँ आज 2 साल हो गया, 2 साल से ज़्यादा इमरान खान को हो गया, मुझे बताइए कि आज भी ज़मानत दी जाती है? नहीं। हमारे यहाँ एक-एक केस बना है, आपके यहाँ 200-200 केसेस बने हैं। हमारे यहाँ ईडी और सीबीआई को जो है अदालत ने तलब किया और उसकी क्लास ले ली है, सरकार के साथ ले ली है। हमारे पास वो पावर है हमारी अदालतों को, आपके पास वो पावर नहीं है। और आपने बात की तालिबान की, तो उस तालिबान को लेकर के मैं आपको बहुत सिंपल सा बताता हूँ कि जो तालिबान आपके यहाँ आए थे, वो जनरल बाजवा ने लाए थे। और उस वक़्त जो क्या नाम मैं अफ़गानिस्तान सईद कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ सर, जो मैं इंडियन दोनों फॉरेन सर लोग बात कर। मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, आप जो बता रहे हो ना, अफ़गानिस्तान के अंदर तो भी हालात बहुत ठीक-ठाक है। और आप अगर इमरान खान की बात करें, तो इमरान खान खुद ये मानते हैं कि हमारे जो फ़ॉरेन मिनिस्टर है, उनकी बहुत बड़ी गलती रही कि हमारे पड़ोस से हमने रिश्ता नहीं बनाया। उसके बाद भई हमारी तो कोई गलती नहीं ना, अगर हम कोई रिश्ते बना रहे हैं तो। हमारी नहीं, पॉलिसीज़ वो को लेकर के आप टेररिस्ट है ना कैसे सर, सवाल काट यूएन डेजिग्नेटेड किस टेररिस्ट तरह हैं वो लोग। नो, 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 यू नो नहीं, नहीं। वो जो सर आप मेरी बात हक्कानीज़ कर और रहे ये हैं, सब जो उनके नहीं, अफ़गान, ये नहीं, सब पे अभी भी सर यूएन की वो ये है। नहीं, 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 नहीं सर, ये आप सबकी बात कर रहे हैं जब वहाँ अमेरिका मौजूद था। अब दुनिया अब उसको भी है तस्लीम सर। करने लगी है। नहीं, नहीं, नहीं सर, रशिया तस्लीम करने लगा है, चाइना की ऑफ़िशियल विज़िट हुई है उनकी, और अलग-अलग मुल्कों के अंदर अब उसको बाकायदा मान्यता दी जाएगी और जा रही है। आप समझिए मेरी बात को। तो आप वहाँ के तालिबान के अंदर और आपके यहाँ जो तालिबान जो टीटीपी है, उसके अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। वो तालिबान आज दुनिया को मार नहीं रही है। आपके यहाँ पर
हमले किए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को कत्लेआम किया जाता है। उस कत्लेआम के अंदर अगर किसी को पकड़ा जाता है तो उसको गुड और बैड करके छुड़ाया जाता है। ये दोनों के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है, आप समझ लीजिए। आप ये तब की बात कर रहे हैं जब अमेरिका वहाँ था, जब अमेरिका वहाँ से निकला, उसके बाद जो पूरी दुनिया में चेंज आया, उस चेंज के बाद में आप रशिया हो, रशियन डेलीगेशन जाकर के रशिया में मिला है, चाइना में मिला है, अलग-अलग मुल्कों के अंदर जाके वो डेलीगेशन पूरी तरीके से मिला है और उसने आपको प्रूफ किया है। तो वहाँ का जो आप तालिबान की बात कर रहे हो, वहाँ और यहाँ के तालिबान के अंदर काफ़ी फ़र्क है। इसलिए फ़र्क है क्योंकि आपके यहाँ जो चीज़ें चलाई जा रही है, आप खुद भी जानते हैं उन सारी चीज़ों को, उसको चला कौन रहा है और वो क्यों चलाया जा रहा है। उसको चलाने की वजह सिर्फ़ ये है कि किसी तरीके से ऐसे हालात हो कि आदमी उलझा रहे, उलझाने के बाद में वो तहरीक-ए-इंसाफ जैसी पार्टीज़ को आगे आने लगी है। दूसरी आप मुझे बताइए, आपके यहाँ ये आरोप लगते जा रहे हैं कि एजेंसीज़ को जो तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी है, उनके लीडर्स को पकड़ने के लिए वो लगातार लगी हुई है, उनके पीछे सारी चीज़ों को लेकर के वो लग रही है। लेकिन जो टेररिज्म बढ़ रहा है उसको लेकर के कोई ख्याल नहीं करता है। देखिए मुराद सईद जो अभी अंडरग्राउंड है, बहुत करीबी थे इमरान खान के, उन्होंने तो बहुत पहले ऑब्जेक्शन मुराद सईद ने उठाया था इस पूरे मामले को लेकर के। साफ तौर पर कहा था कि ये चीज़ें जो जनरल बाजवा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और इससे आगे हालात खराब होंगे। तब तो मना किया गया था, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इमरान खान पे डाली, लेकिन मुराद सईद ने फिर आके कहा कि वो इमरान खान के दौर के अंदर चीज़ें हुई ज़रूर थी, लेकिन उसमें इमरान खान का लेना-देना नहीं था। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि आपकी जो आर्मी है, वो हर तरीके के खेल आपके यहाँ भी खेलती है, बाहर भी खिलवाती है। तो उस्मान साहब ये जो चीज़ें हैं, वो जब अपने मुल्क के अंदर चीज़ें देखिए हाफ़िज़ सईद अपना माफ़ करिएगा आपके आसिम मुनीर साहब है, हाफ़िज़ कुरान है। तो कुरान की वो आयतें बताते हैं कि शैतान किसे कहते हैं, क्या है, कैसा हुक्म है, लेकिन वो ही नहीं बताते हैं कि जो चीज़ें वो करवा रहे हैं, जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ खराब हो रही है, हालात खराब हो रहे हैं, उसके बारे में कुरान क्या फ़रमाता है, कुरान ने क्या हुक्म दिया है, वो कभी चीज़ों को नहीं बताते वो। तो उस्मान साहब एक बहुत सीधी-सीधी बात को आप समझिए, इन सारी चीज़ों को लेकर के बोलना आसान होता है और कहना गलत नहीं होगा इस पूरे मामले के अंदर कि वहाँ आप आज़ादी से बात नहीं कर सकते हैं। हम खुल करके उन सारी चीज़ों को बात कर रहे हैं। अगर ईडी ने या सीबीआई ने हमारे बिज़नेसमैन को पकड़ा है या किसी पॉलिटिशियन को पकड़ा है, तो अदालत ने तुरंत उन सारी चीज़ों के प्रूफ माँगे और नहीं मिलने पर तुरंत उन्हें बरी भी किया है और उनको बाकायदा कुछ ही घंटों में रिलीज़ किया है, कुछ दिनों में रिलीज़ किया है। आप मुझे बताइए क्या आपके यहाँ जो लोगों को उठा करके डाला गया है, ये दुनिया के अंदर पहला ऐसा मुल्क है जहाँ आर्मी कोर्ट के अंदर सिविलियंस को पेश किया जाएगा। ये इस तरह के आपके जजेस ऑर्डर देते हैं बाकायदा। ये कहीं आपने दुनिया में सुना है क्या उस्मान साहब कि सिविलियंस का केस जो है वो आर्मी में चलेगा? नहीं, ये सिर्फ मुल्क ऐसा है पाकिस्तान जिसके पास ये सारी चीज़ें चलती है। और देखिए हर मुल्क के पास एक आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस आर्मी के पास मुल्क। तो ये बहुत बड़ा अंतर है इसके अंदर ये दोनों के अंदर उस्मान साहब। तो इन सारी ही चीज़ों को मुझे लेके लगता है कि आप आम लोगों को आर्मी से बात करनी चाहिए। देखिए अगर मैं आपके यहाँ पर बहुत नहीं अगर कुछ साल पीछे जाऊँ, तो आप मुझे बताइए बाकायदा आर्मी का रोल क्या है? क्या आर्मी एज़ ए पॉलिटिक्स में और फॉरेन पॉलिसीज़ में कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन सारी ही चीज़ें आज वही चला रहे हैं, क्रिकेट एसोसिएशन वही चला रहे हैं, बिज़नेस वही चला रहे हैं, देश वही चला रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के अंदर यहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारे यहाँ पर हमारा अगर डिफेंस मिनिस्टर बैठा है, तो आर्मी की हिम्मत नहीं है, हमारे सीडीएस की हिम्मत नहीं है वो आकर के बात कर सके। आपका आर्मी चीफ बैठा है, तो आपके प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है बात कर सके। ये मेजर फ़र्क है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का तो छोड़ दीजिए आप, हमारी सीडीएस की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, हमारी डिफेंस मिनिस्टर के सामने हिम्मत नहीं है बात करने की। ये एक मेजर पाकिस्तान और इंडिया में फ़र्क है। आप उठा कर के देख लीजिए, दोनों ही जगह पर कि हमारा आर्मी चीफ कहाँ बैठता है, आपका आर्मी चीफ कहाँ बैठता है। तो सर ये मेजर फ़र्क मुझे नज़र आता है सर। सर मैं आपसे और बातें पूछता हूँ, आप घूम फिर के इमरान खान, बिल्कुल, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान सियासत उस पर आ ही जाते हैं। मेरा मुद्दा सर कुछ और होता है और मेरी सुने ना उस्मान साहब मेरी मेरी डिस्कशन का लिंक तो उसी से जुड़ा हुआ है ना, आप मुझे बताइए जो जहाँ से मुल्क चलता है,
जो नहीं, कमांड अब करता है, कमांड कमांड मुझे कमांडर पे ही चीज़ें जाएगी ना। यार कुछ हमें भी बोलने दें मैं तो अपनी बोलिए, राय का बोलिए, बोलिए। इज़हार कर रहा हूँ ना, आपका बिल्कुल बताइए, हक है बताइए। कि आप उस पे इत्तेफ़ाक करें। मैं तो सर वो तो पाकिस्तान का मसला है ना, आर्मी चलाती है, नहीं चलाती दैट्स अ डिफरेंट थिंग। किसी मुल्क में बादशाह होता है, किसी मुल्क में डिक्टेटरशिप होती है। आप अफ़गानिस्तान से बात कर रहे हो, वहाँ तालिबान है, तो वो तालिबान क्या इलेक्शन में जीत के आए हैं क्या? वहाँ सब कुछ कौन कर रहा है? तालिबान कर रहे हैं। तो आप तालिबान से बात करते हो, आप तालिबान को ये तो नहीं बोलते कि भाई तुमने इलेक्शन नहीं करवाए, तुम फलाना, तुम ढिमकाना। तो वो चाइना को आप देखें, वहाँ वन पार्टी सिस्टम है। तो ये पाकिस्तान के केस में स्पेसिफिक करना, वहाँ आर्मी चलाती है, किसी मुल्क में कौन चलाते है, किसी मुल्क में कौन चलाते है, इट्स देयर इंटरनल मैटर, उस पर भी हम किसी दिन बात कर लेंगे। मैं मुझे हैरान-कुन स भाई ऑब्सेशन साहब, सर हमारी मैं बात बात भी होने कर दें, रहा हूँ आपकी मेरी एक मिनट आपकी बात बात काट रहा हूँ। आपने चाइना की मिसाल दी, सऊदी की मिसाल दी, अफ़गानिस्तान की मिसाल दी। वहाँ जमहूरियत नहीं है, माफ़ करिएगा। वहाँ बाकायदा बादशाहत है, या अफ़गानिस्तान के अंदर वहाँ उनका जो लॉ है वो उन्होंने कहा है कि हमारे वहाँ खिलाफत टाइप चीज़ें चलेगी। और चाइना के अंदर उन्होंने कहा है कि हमारे पास क्या चलेगा, लेकिन आपके यहाँ पर जमहूरियत के नाम पे आपने आज़ादी दी है। आप बादशाहत का और डिक्टेटरशिप की बात नहीं कर सकते, आप माफ़ करिएगा उन सारी बट चीज़ों सर को, ये अगर यही हमारा चीज़ें मसला है हम ना। अगर करें। सर नहीं, ये तो अरे तो हमारा कैसे मसला है कि किस आर्मी है, जमहूरियत के नाम पे मा जो चाइना भी तो मा अपने आप को क्या कहता है? चाइना अपने आप को क्या कहते हैं सर? कभी से नहीं कहा कि हम जमहूरियत से लेकर के आए, कभी नहीं कहता है वो। नहीं, वो आप मुझे वहाँ वोट बताइए डालते हैं। स्टेटमेंट। अब अफ़गानिस्तान वहाँ ने बताया हो आपको कि हम जमहूरियत लाए हो? कभी नहीं। क्या सऊदी ने आपको बोला है? नहीं। लेकिन हाँ, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, जमहूरियत की बात करता है वो। और उसके वहाँ कानून वो बना हुआ है। आपको हर किसी को सिविलियंस को उसका हिसाब से हक है। भाई कायदे-आज़म ने जमहूरियत लाई थी, आपने डिक्टेटरशिप और बादशाहत नहीं लाई थी। अगर कायदे-आज़म जमहूरियत को छोड़ करके डिक्टेटरशिप लाते या ये सारी चीज़ें लाते, तब आप ये बात करते, तो मैं मान लेता कि हाँ, ये चीज़ें आपकी बिल्कुल सही है। इससे साफ तौर पर एक सर चीज़ को समझिए कि डिक्टेटरशिप और जमहूरियत में फ़र्क है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब जो आप कहोगे कि नहीं हमारे यहाँ का हालात, तो आपके यहाँ हालात का असर जो है ना वो पास-पड़ोस के अंदर मुल्क में भी पड़ता है, उसकी पॉलिसीज़ पे भी पड़ता है। तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है उसमें साहब। बोलिए आप आगे। सर ये बातें तो हिस्ट्री वाली बातें हैं कि गांधी जी ने भी इस तरह का हिंदुस्तान नहीं देखा था जैसा आज का है, और नेहरू जी और अम्बेडकर जी ने भी इस तरह का, वो बातें फिर पुरानी है कि भाई क्यों अम्बेडकर जी को जो है ना फिर छोड़ना पड़ गया हिंदुइज्म और वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए, क्यों गांधी जी मरे और क्या जना चाहते थे, क्या गांधी चाहते थे, वो है रलादा की बातें हैं सर, वो हिस्ट्री की बातें होंगी। मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि भाई हम आगे बढ़े, मतलब घूम फिर के जी, वही आर्मी, वही पाकिस्तान, वही पॉलिटिक्स उस पर रहेंगे तो वो कुछ जी। फायदे नहीं है सर। पास में एक जस्टिस आचार कमेटी आई थी जिसने मुसलमानों के हालात पे काफी कुछ कहा था। आपके इल्म में होगा वो, आप कितना सहमत हैं उस रिपोर्ट से? देखिए, स्ट्रक्चर कमिटी में जो बताया था एजुकेशन वगैरह की सारी ही चीज़ों को लेकर के कि मुसलमान पॉवर्टी लाइन से नीचे है और उसके हालात है, तो उसमें कोई इनकार किसी ने भी नहीं किया, किसी सरकार ने भी नहीं किया, उन सारी ही चीज़ों को माना और उसको लेकर के कई ऐसी पॉलिसीज़ भी बनाई गई, कई पॉलिसीज़ के लिए चाहे मुसलमानों की तरफ से आवाज़ उठी हो, चाहे सरकारों की तरफ से आवाज़ उठी हो, उन सारी चीज़ों को माना भी गया और मानने के बाद में उसके लिए कई मुसलमानों को लेकर के बदलाव भी किए गए, कई पॉलिसीज़ बदली गई। हालाँकि इस बार जो मामला उठा था सीए एनआरसी को लेकर के, उसका सरकार के खिलाफ विरोध भी हुआ। उस विरोध को लेकर के लोग सड़कों पे भी आए, वो मामला अदालतों तक भी पहुँचा। तो हमारे यहाँ मैं फिर बताना चाहूँगा उन सारी ही चीज़ों बट को सर जब उन सब उस्मान साहब चीज़ों हम का हल क्या आवाज़ निकला? उठा रहे सो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया, बट सर ये जो सीएए है, बाकी जो अमेंडमेंट्स बिल हैं, वक्फ बोर्ड है, इस पे हमने देखा मुसलमानों ने एहतजाज किया, ये सब कुछ है, बट उसका हल क्या निकला? आपकी क्या बात इस बारे में मानेगी? ज़ाहिर-सी बात है आप देखिए एहतजाज सीए कर रहे हैं तो आप सीएए के हक में नहीं हैं, आप बाकी जो सिटीज़न अमेंडमेंट पे वो जो दूसरा बिल है असम वाला, आप उसके हक में नहीं हैं, आप वक्फ बोर्ड के हक में नहीं हैं। तो सरकार जो ये आपको, हमारा यही तो राय है कि वक्फ बोर्ड के ज़रिए, सीएए के ज़रिए, बाकी वो असम वाले सिटीज़नशिप के ज़रिए कि आपको दबाया जा रहा है, आपको नीचे जिसका आपको नहीं, भी पता है, ज़ाहिर-सी बात है आप तभी एहतजाज कर रहे हैं, एक चीज़ से आप इत्तेफ़ाक नहीं करते तो आप एहतजाज कर रहे नहीं, हैं, तो उसका नतीजा क्या नहीं, निकला? उस्मान साहब ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था बिल। आप समझ लीजिए, मुसलमान से ज़्यादा जो बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले दलित थे, उसको भी असर गिरता था कि मुसलमान से ज़्यादा परसेंटेज जो है वो नॉन मुस्लिम्स का था।
आप समझिए मेरी बात को, जिसको लेकर के सभी ने मिलकर के इसका इसकी खिलाफत की है और सभी ने इसको मना किया है। ये सिर्फ बिल जो है वो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मुसलमानों के लिए तो बिल्कुल भी कतई मैं आपको साफ तौर पर ये समझा दूं कि ये बिल्कुल गलत चीज है। सिर्फ मुसलमानों को लेकर के ये बिल नहीं था, कई लोगों पर ये चीजें गिर सकती थी, जिसको लेकर के सवाल पूरे देश भर में खड़ा किया गया, उसको लेकर के सवाल उठाया गया और वो मामला अटका हुआ। तो इस तरह के जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, या जब संविधान की बात है तो संविधान यहाँ देश का सबसे बड़ा आइन है और आइन के अंदर कोई भी बदलाव करने से पहले 2/3 मेजोरिटी हमको चाहिए, जिसको लेकर के लगातार लोग सड़कों पे उतरे हैं। चाहे राहुल गांधी उतरे हो, राहुल गांधी के साथ कई उनका अलायंस उतरा हो, खुद बीजेपी के अलायंस के लोग भी जो है उन सारी चीजों को लेकर के माना। और जब आइन की और कानून की बात आई, संविधान की बात आई, आपने देखा कि 2024 में जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर बीजेपी को बहुत बड़ी मार खानी पड़ी है, जिसकी सीट 240 भी नहीं रही। तो इससे एक तौर पर साफ है कि आप अगर हमारे आइन को छेड़ोगे, हमारे संविधान को छेड़ोगे, तो आम जनता जो उन सारी चीजों को लेकर खुश नहीं थी। आप ये चीजें वहां नहीं कर सकते हैं उस्मान साहब। मैं वही चीजें आपको समझा रहा हूँ कि ये मेजर एक फर्क है। हमारे यहाँ खुल करके वो सारी चीजें कर रहे हैं। देखिए, पॉलिसीज हर कोई जो सरकार होती है ना, वो ये सोचती है कि लोगों के लिए बेहतर लाया जाए, कानून सख्त किए जाए। तो सरकार के अंदर जो भी है उनका एक काम होता है, लेकिन अगर उससे कोई नुकसान हो तो वो आम लोगों के लिए आसानी से लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है, लोग सड़कों पे आ सकते हैं। तो हमारे यहाँ लोग सड़कों पे आए तो उससे गोली नहीं चली है, मैं वही आपको समझा रहा हूँ। मई और सितंबर नहीं बना है हमारे यहाँ पर, माफ करेगा, नवंबर। तो हमारे यहाँ पर ऐसे कोई सीधा मुमकिन नकली जैसे किसी लोगों ने नहीं कहा है कि 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में गोली चलेगी और लाइनों लेवल कर लिया जाएगा। यहाँ ये हिम्मत नहीं है सर बोलने के अंदर। मैं वही चीजें आपको समझा रहा हूँ, तो फिर आप मुझे ये कहोगे कि नहीं मैं उससे जोड़ रहा हूँ, मैं जोड़ नहीं रहा हूँ। हालांकि एक दूसरे से लिंक्ड है आपकी चीजें। अगर आपके वहाँ 126वां आइन आया, तो आप मुझे बताइए 26वीं तरमीम के अंदर क्या चीजों को लेकर के आपके यहाँ ऑब्जेक्शन नहीं उठे थे? उठे थे, लेकिन क्या उसे माना गया? नहीं। हमारे यहाँ बाकायदा माना गया। उसको मानने के बाद जब सरकार ने कुछ चीजों को नहीं माना, हमने फौरन सुप्रीम कोर्ट को मूव किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कई चीजों को लेकर के, पॉलिसीज को लेकर के, अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ आज ही की बात, कि 65 लाख जो नाम काटे गए थे उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उस नाम को रिवाइव कराया ना। तो ये पावर आज हमारे कोर्ट के पास या हमारे ऑपोजिशन के पास आवाज उठाने की या लड़ने की है, जो वहां आजादी में मुझे नजर आपके यहाँ नहीं आ रही है उस्मान साहब। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अच्छा सर, मैंने देखा है आप क्या कहते हैं, ईडी ने हलत किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया, इसने हलत किया, सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया, उसने हलत किया, तो इसका मतलब है बहुत कुछ हालत हो रहा है। तो तब आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ आना पड़ रहा है इंसाफ के लिए। और जब हम सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं सर, उसके बारे में भी जब दुनिया में हम उसकी रैंकिंग देखते हैं, तो वो तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से कुछ वो चीज नहीं है। मतलब कि हमारी अदालतों और आपकी अदालतों की रैंकिंग में तो फर्क नहीं है। हम देखते हैं आए दिन रिपोर्ट्स आती हैं, करोड़ों केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कम हैं, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो जाते हैं। बट दिल्ली में जो आवारा कुत्ते हैं उन पे स्टेटमेंट्स आ जाती है। कोई अमीर का बच्चा एक्सीडेंट करता है, बंदे मरने जो आम लोग मरते हैं, तो बजाय आम लोगों को इंसाफ देने के जज साहब कहते हैं कि जी भाई तुम ऐसे लिखो, तो छोड़ देते हैं। तो हम तो इंडिया की जो अदालतें हैं उनका ये रोल देख रहे हैं, जिसपे इंडिया के अपने लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई अमीरों को ऐसे पे छोड़ देते हैं और गरीब के बच्चों को कोई इंसाफ नहीं मिलता, और आलमी रैंकिंग भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है। बहरहाल सर, ये तो हर एक बात पे बहस करेंगे तो फिर बात बहुत ज्यादा आगे चली जाएगी। मैं आगे आपसे बात करना चाह रहा था, आप देखते हैं आपने संविधान पर बात की। सर मैंने कल एक इंडियन मीडिया पे वीडियो देखी, कल परसों ना, वो एक मुसलमान लड़की बता रही थी कि हमें मकान किराए पर नहीं मिलते और ये सब, और ऐसी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। और जब मैंने उस वीडियो के नीचे जाके कमेंट देखे, तो जो मैं आपकी बात समझाऊं, आप कहते हैं कि हर जगह कुछ लोग होते हैं शरारती, तो हमारे यहाँ भी होंगे, हर जगह होते हैं, जैसे आपने महरब की भी मिसालें दी। बट जब मैंने उस वीडियो के नीचे कमेंट्स देखे, तो मुझे 95% 98% लोग शरारती ही मिले। तो हमारा जो वो है कि भाई इंडिया में 95% लोग शरारती हैं, वो 5-10% लोग हल होंगे। मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगा जिसमें उससे रिलेटेड जो है बात की जाती है। बट जिस बारे में मैं आपसे जवाब सुनना चाहूंगा सर, मैं देखता हूँ इंडिया में, मैंने काफी बार देखा है कि जब आज जुम्मा है, जैसे जुम्मे के दिन रश होती है मस्जिद में, जो लोग बाहर नमाज पढ़ते हैं, तो पुलिस ने उन पे तशद्दुद किया।
मतलब कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा कि बहुत सारी मसाजिद के बाहर जब मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए जब रश हो जाती है, जाहिर सी बात है मस्जिद छोटी है, जब मस्जिद छोटी है तो लोग बाहर नमाज पढ़ेंगे, बाहर पढ़ेंगे तो रोड बंद होगा, जिस पे सरकार को एतराज है कि रोड बंद होता है। बट मैं देखता हूँ हर दूसरे तीसरे दिन हिंदूज का कोई फेस्टिवल होता है, वो पूरे रोड पे जा रहे होते हैं, रोड बंद होता है। तो ये आप समझते नहीं है कि जब मुसलमान नमाज के लिए रोड बंद करे 10 मिनट के लिए, तो उसको लाठियां डंडे के साथ स्वागत किया जाता है। और जब हिंदू जिनका हर हफ्ते कोई ना कोई फेस्टिवल होता है, पूरे के पूरे रोड ब्लॉक होते हैं, तो ये आपको लगता नहीं है कि सेम राइट्स नहीं दिए दिए जा रहे दोनों को? देखिए, आप जिस लाठी की और जिस रास्ते की बात कर रहे हैं ना, जिस ऑफिसरों ने ये किया था और पिछले साल ईद मिलादुन्नबी जो अब आने वाली है, जिस तरीके से ईद मिलादुन्नबी के अंदर कुछ ऑब्जेक्शंस वगैरह उठाए थे, उस पर कार्रवाई की गई है। और आपने कहा कि कांवड़ यात्रा वगैरह जो निकलती है, कुछ अलग-अलग हिंदू रिलीजन्स के जो त्योहार होते हैं, उस तरह के मामलात होते हैं। तो यहाँ जो उन्होंने भी दादागिरी की, तो उनके ऊपर भी केसेस बने हैं और उन्हें पकड़ा गया है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं हुई है। देखिए, सबसे पहले तो शरीयतन भी अगर देखा जाए, तो हम अगर मस्जिदों के बाहर पढ़ते हैं, तो किसी को तकलीफ देना, ये बात सही तो नहीं है, हम 2 जमात भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, कई इलाकों के अंदर इस तरह के हालात नहीं है, तो वहाँ पर जाकर के जिन ऑफिसर्स ने इस तरह के केसेस को किए हैं, तो उन पे कार्रवाई हुई है। देखिए, हाल-फिलहाल के अंदर मुझे अभी ताज़ा-ताज़ा ही मैं आपको बताऊँ, आप तो मुस्लिम मुल्क है, लेकिन सड़क के बीच में आने वाली मस्जिद को गैर कानूनी तौर पर आपने बता कर के तोड़ दिया। अब उसको तुड़वाने के बाद में अभी मोहसिन नकवी ने फिर काफ़ी हंगामा होने के बाद में उसके बाद पेपर वर्क करके ये गारंटी दी है कि हम मस्जिद बना कर के देंगे। तो ये हालात मान साहब हर जगह, ऐसा नहीं है कि ये इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर आपको इसलिए दिखता है और वहाँ और यहाँ के अंदर एक फ़र्क ये है कि आपकी जो 25 करोड़ की आबादी और 145 करोड़ की आबादी के अंदर आप अंदाज़ा करिए कि 600 गुना फ़र्क है, 6 टाइम्स। तो 6 टाइम्स फ़र्क होने से एक कंट्रोल में और इसमें एक फ़र्क होता है। और आपने जिस तरीक़ा कहा कि एक लड़की का मैंने वीडियो देखा, तो ऐसे कई इलाके हैं, मैं आपको बता दूँ, जहाँ इस तरह के लोगों ने जब मना किया, तो उसको अप्रोच किया गया अदालत को, तो अदालत ने उन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की। और रही पैसों वालों की कानून की बात अलग है, गरीब के कानून की, ऐसा नहीं है। आपके यहाँ भी आपको कुछ दिन पहले ही पता लगा होगा कि कुछ महीने पहले एक केस मर्डर का आया था, जिसके अंदर लड़के को बाद में पागल बता दिया गया था और पागल बताने के बाद में अदालत ने उसको ज़मानत दे दी। तो इस तरह की जो चलन है ना, वो दुनिया में अमेरिका हो, लंदन हो, किसी जगह पे चलते रहता है। कुछ ताकतवर लोग जो है वो कानून को कानून नहीं समझते, वो मकड़ी का जाला समझते हैं। लेकिन इस तरह के हालात के अंदर आपके यहाँ और हमारे यहाँ में डिफरेंस मैं फिर आपको बता दूँ, बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ परसेंटेज जो है इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत कम है। अगर पैसे वाला है या जो भी है, अगर इस तरह की चीज़ों को लेकर के जब एविडेंस सामने आते हैं, तो हमारे यहाँ लोग खुल कर के बाहर आ रहे हैं। आपके यहाँ ये आज़ादी नहीं है। अभी एक लड़की जो कि लोगों को अगवा कर रहे थे, उसको लेकर के बाहर आई, आपने उठा कर के उसको अंदर डाल दिया। आज भी उसकी हिम्मत नहीं है कि वो बेचारी मासूम बात कर सके। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, उसको लेकर के लगातार हम सड़कों पे भी आए हैं, तो लोगों का सपोर्ट मिला है, जन आंदोलन में हुआ है। और एक बहुत बड़े लेवल की मेजॉरिटी जो है, वो सरकार के खिलाफ गई है और अदालत ने उसको इंसाफ दिया है उस्मान साहब। ये एक मेजर फ़र्क है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। सर मेरा सवाल आपसे इसके साथ ये भी था कि एनडीए की अदालतें इतना सारा इंसाफ दे रही हैं, ईडी जुल्म कर रही है, इंसाफ मिल रहा है, पुलिस कर रही है, इंसाफ मिल रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, इंसाफ मिल रहा है। तो हिंदुस्तान की अदालतों की रैंकिंग अच्छी क्यों नहीं है और इतने केसेस पेंडिंग क्यों हैं और लोगों का जो एतमाद है अदालतों के पर वो मैं उसको अच्छा तो जो इंडियन से मैं बात करता हूँ, वो अच्छा क्यों नहीं है फिर? नहीं, आप मुझे ऐसा लगता है कि आपके 25 करोड़ में और 145 करोड़ में बड़ा फ़र्क है। बहुत बड़ा मुल्क है और एक आबादी के हिसाब से दुनिया के अंदर अब चाइना को टक्कर देने वाले हम मतलब लोगों में।
तो आप ये समझिए कि वो आबादी के हिसाब से एक परसेंटेज वाइज़ जो है अदालतें हम धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं, जजेस हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, पहले के मुकाबले काफ़ी अदालतें ज़्यादा बढ़ी हुई है, एजुकेशन सिस्टम बेटर होता जा रहा है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा बनाई जा रही है। अब कई ऐसे लॉ फर्म्स जो है वो खोल करके धीरे-धीरे करके वहाँ से अदालतों के अंदर जजेस को और जो लोग हैं उनको रिक्रूट किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ एक सिस्टम प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के थ्रू ही चला जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि तरमीम के ज़रिए आप किसी भी नीचे वाले को लाइए और ऊपर ला कर के दिखा दीजिए, वो नहीं होता है उस्मान साहब। तो इन सारी चीज़ों को धीरे-धीरे एक वक़्त लगता है और इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स किसी भी मुल्क की जब बड़ी होती है तो उसे बहुत सँभाल कर के चलाना पड़ता है। आपके यहाँ सिर्फ़ मुस्लिम्स हैं, इसमें शिया सुन्नी तो चीज़ मानते हैं, कुछ परसेंट हिंदू को मानते हैं। हमारे यहाँ पर हर 80 किलोमीटर पर एक ज़बान चेंज होती है और हर तबके के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ पर दुनिया का हर मज़हब जो मानने वाले लोग हैं वो आपको मिल जाएँगे यहाँ पर। तो ये एक डेमोक्रेसी के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है, आप समझ लीजिए मेरी बात को मान कर। वहाँ आप मुस्लिम या हिंदू बहुत हो गए तो शिया परसेंटेज के अंदर है। हमारे यहाँ पर उसके अलावा अगर मैं हिंदुइज़्म की भी बात करूँ तो उसके अंदर भी कई अलग-अलग कास्ट और रिलीजन्स के लोग दिखने में उनमें सरदार अलग पड़ जाते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब फिर ठाकुर अलग पड़ जाएँगे, ब्राह्मण अलग पड़ जाएँगे, तो ऐसे ठाकुर की अगर बात करूँ तो ठाकुरों में भी कई ठाकुर की क्वालिटियाँ है, ब्राह्मण के अंदर अपने आप में ब्राह्मण जाति है, शेड्यूल कास्ट के अंदर, शेड्यूल ट्राइब के अंदर, तो इस तरह जो चीज़ें हैं वो एक बहुत बड़े लेवल पर है। यहाँ पर उन सारी ही चीज़ों को भी देखा जाता है। मुस्लिम की अगर बात करें तो मुस्लिम के अंदर शिया आ गए, सुन्नी आ गए, कादियानी आ गए, ये भी एक मसला है। तो उसके साथ में जो खोजा है हमारे खोजा भी एक कम्युनिटी आती है जो सैफ अली खान को मानती है। बोराज़ है जो उनके आपके यहाँ भी बोरीज़ वग़ैरह है। तो ये जो मुस्लिम्स हो, हिंदू हो, उसके अंदर कई अलग-अलग एक रिलिजन के अंदर कई अलग-अलग कास्ट के लोग, कई तबके हैं। तो ये 145 करोड़ में 25 करोड़ में बड़ा फ़र्क इसलिए पड़ता है आपको जो आप जिस रैंकिंग की बात कर रहे हैं, आप रैंकिंग देखिए कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर कोई ऐसा केस आप बताइए कि जो बाकायदा आपको ये समझ में आया हो कि एक प्रेशर आया है और उसने इंसाफ नहीं दिया। बहुत कम इस तरह के केसेज़ बहुत रेयर परसेंटेज वाइज़ उन सारी चीज़ों के अंदर हम बहुत बेटर है उन सारी चीज़ों को मानता हूँ। बिल्कुल सर, वो हर बात को वो तो फिर बात तो हो ही जाती है कि जो आपने बात की कि हमारे यहाँ तरमीम करके ऐसे पिक एंड चूज़ होते हैं जजेस में। दुनिया के काफ़ी सारे कंट्री हैं जिनमें अब इस तरह का है कि बजाय सीनियरिटी के आप मेरिट बेस्ड जजेस को लाएँ, तो इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान है। बाकी इकोनॉमी की आपने बात की, तो सर ये काफ़ी सारी बातें होती हैं कि इंडिया की इकोनॉमी बस अंबानी-अडानी का पैसा ही है। बाकी आप आम आवाम का देखें, जीडीपी पर कैपिटा देखें, इनकम इनइक्वालिटी देखें और बाकी सारी जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं कि अगर आप चौथी बड़ी इकॉनमी है तो क्या आपकी दुनिया में चौथे बड़े अच्छे हॉस्पिटल हैं? क्या आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चौथा बड़ा है? क्या आपके लोगों की परचेजिंग पावर चौथी बड़ी है? क्या आपके लोगों का लाइफ क्वालिटी, आपकी पोल्यूशन, आपके रोड्स, आपकी एनवायरनमेंट, आपकी सोसाइटी चौथी क्या टॉप 10 में भी है, टॉप 15 में भी है, तो वो हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे है। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट अंबानी, अडानी पैसे और आप उसको वो उस तरह से कर लें। हमारी भी इनफॉर्मल फॉर्मल 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बलती है क्योंकि हमारा बलूचिस्तान और केपी के डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो हम 25 करोड़ लोग 1 अरब की इकॉनमी 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनते हैं, तो हमारे भी अगर इंडिया जितनी आबादी हो तो इकॉनमी हमारी बराबर हो जाती है। बहरहाल सर मैं आपके पास टाइम हो तो 1-2 सवाल पूछ लूँ, आपने जाना था, तो फिर इसको वाइंड अप कर मुझे लें जाना है या तो खत्म कर मेरा दें। लाइव है, मेरा लाइव है। जी, गुज़ारिश है आपसे एक आधा बिल सवाल करके खत्म करिए क्योंकि मेरा लाइव है दूसरा। जी, बिल्कुल। नहीं सर, मैं फिर सवाल नहीं करूँगा, बहुत सारे सवाल रह गए और बेसिकली सच बताऊँ तो जो मैंने आपके लिए सवाल लिखे थे, वो पूछे ही मैंने नहीं है चलिए क्योंकि आपकी बात से ही जो सवाल निकले आप आप पूछ लीजिए। मैं आपसे ये सर आपका गुजरात के जो फसादात हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? पाकिस्तान में बहुत सारे जब टाइम होता है तो ये चीज़ें काफ़ी हाइलाइट होती हैं। अंडर मोदी जी लीडरशिप गुजरात के फसादात हुए और फिर जिस तरह से मोदी जी का अमेरिका में जाना बैन हुआ और जिस तरह से पूरी दुनिया ने उसको कवर किया और वो एक दब्बा आज भी मोदी जी पे आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अदालतों ने उसको क्लीन चिट दी है, अगर अदालतों ने क्लीन चिट दी है, तो मैं उस पे कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि अदालतों के पास जो सबूत और जो सारी चीज़ें होंगी, उसको देख कर के ही सारी चीज़ें की होगी। अदालतों के अंदर जो फैसले होते हैं, मुझे नहीं लगता है कि हमको उस पर कोई सवाल खड़े करने चाहिए उस्मान साहब।
अदालतों का फैसला ब ही हमेशा मानना चाहिए। और देखिए अमेरिका ने जो बैन लगाई थी, आप उसकी बात कर रहे हैं, तो अमेरिका ने उस वक़्त बैन लगाया था बाद में जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। हमारे 145 करोड़ की आवाम के जो मुखिया के तौर पर वो बने, तो अमेरिका ने बुलाया भी उन्हें और बहुत शान से, बहुत सम्मान से बुलाया। कभी हमारे वहाँ कपड़े उतार करके लोगों को चेक नहीं किया गया हमारे प्रधानमंत्री को। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उस्मान साहब मैं फिर कहना चाहूँगा, ये एक अदालतों के फैसले के ऊपर मैं चैलेंज नहीं कर सकता। अदालत ने उन सारी चीज़ों को देखा, समझा और उस समझने के बाद के अंदर उसे क्लीन चिट दी है और उन्हें आज़ादी दी है इन सारी चीज़ों से। तो जब अगर अदालत को लगता है कि इस क्राइम में वो नहीं थे, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन कि मैं उस पर कोई टिप्पणी करूँ या कोई सवाल करूँ। सर हम देखते हैं कि ये अदालतों को जैसे आप इंडिया की अदालतों की इतनी तारीफ़ करते हैं, तो उनको इंसाफ़ देते हुए मोदी जी को क्लीन चिट देते हुए बहुत अरसा नहीं लग गया? आप ये नहीं समझते कि जैसे-जैसे मोदी जी का राइज़ होता गया, जैसे-जैसे मोदी जी की सेंटर की तरफ ताकत बढ़ती गई और वैसे-वैसे अदालतों के फैसले चेंज होते गए। हालाँकि ये तो एक ओपन एंड शट चीज़ होती है, इसमें मैक्सिमम साल लगने चाहिए, 6 महीने लगने चाहिए। जैसे आप बता रहे हैं आपकी अदालतें बड़ी इंडिपेंडेंट हैं और वो अदालतों ने तो फैसले अपने दे दिए थे और अदालतों ने अपना दे दिया, तो वो तो आहिस्ता-आहिस्ता बदलता गया जैसे-जैसे मोदी जी पावर में आते गए। जजों पे प्रेशर्स के भी काफ़ी सारे वाक़यात हैं, जजों के तब्दील होने के वाक़यात हैं। लोअर लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का जो सफ़र होता है, वो आसान नहीं होता है। लोअर कोर्ट से धीरे-धीरे करते उन सारी चीज़ों के लिए गए। ठीक है, आपने ये बात ज़रूर कही है कि लंबा अरसा लगा, लंबा अरसा इसलिए रखना है उन सारी चीज़ों के लिए कि जब पॉलिटिकल केसेज़ हो या हाई प्रोफाइल केस हो, तो उसकी एक मीडिया ट्रायल की होती है, उसकी अपनी उस मीडिया ट्रायल के साथ में एक प्रेशर जजेस पे भी होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर होता है, तो उन सभी पर होता है वो सारी चीज़ें। तो उस पॉलिटिकल प्रेशर के साथ में जब मीडिया ट्रायल होती है और मीडिया के दबाव में सारी चीज़ें होती है, आम जनता उसकी नज़र बना के देखती है, तो उस केसेस को इस तरह के जो केसेस होते हैं, उसे बहुत सँभाल करके और बहुत आसानी से करना पड़ता है। तो और उसके बाद में कई ऐसे एविडेंसेस होते हैं जो आपको हाल-फिलहाल में आपको लगता है कि आपके पॉलिटिकल जो दुश्मन है, वो भी अपने आप में फँसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन सारी ही चीज़ों को लेकर के अदालतों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौतियाँ होती है, लेकिन हमारे यहाँ उन अदालतों ने फैसला दिया। देखिए, जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ कई ऐसे भी केसेस हैं जिसके अंदर बड़े पॉलिटिशियंस को सज़ा मिली। आपने ईडी के परसेंटेज की जिस तरह से बात की, देखिए 145 करोड़ के अंदर सरकार ने टोटल केसेस 193 बनाए हैं। टोटल जो केसेस बने हैं, 193 ही बने हैं। मतलब बहुत बड़ा आप उसका फिगर ईडी का नहीं दे सकते हैं। 193 केसेस अगर 145 करोड़ के अंदर आप कितना परसेंटेज मांगते हो? 1% भी नहीं आता है। तो 193 केसेस के अंदर अगर 2 लोगों को सज़ा मिली, तो इसके बाद में लेकर के अदालत ने या ऑपोज़िशन ने या आम जनता ने उसका जवाब भी तो दिया ना। खुल करके हमारे यहाँ ये पावर है कि हम अपने वोट के ज़रिए हमारी सरकारें बदलने का पावर रखते हैं। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मिनिस्टर हो, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ पर ये प्रेशर नहीं आता है कि ऑफिसर चेंज हो जाएगा। जो काउंटिंग ऑफिसर आपके यहाँ होता है, तो हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें वो नहीं है। तो जिसको अच्छा लेकर के किसी का भी प्रेशर आए, तो मीडिया और आम जनता जो है उन सारी चीज़ों को लेके रोड पे निकलती है उस्मान साहब। अच्छा सर, हाँ, आपने कहा पाकिस्तान में आपको वो आज़ादी नहीं है जो हमें आज़ादी है, तो सर हम यहाँ पाकिस्तान में अपनी रिलीजियस जो भी चीज़ें हैं वो बड़े अच्छे से अदा कर लेते हैं। जैसे हमारी कुर्बानी होती है, बड़ी ईद होती है, उस पे हम जो अपनी मर्ज़ी का बट आप इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है सर? आपको लगता नहीं है कि ये आपको आज़ादी नहीं है इस चीज़ की, नहीं, नहीं, नहीं कि आता आपको नहीं, ईद नहीं। देखिए, अगर आज़ादी है तो मैं फिर आपको आप लोग उसकी सिर्फ़ छोटे जानवर की कुर्बानी क्यों करते हैं? बड़ा जो हिंदुओं के रिस्पेक्टफुल हैं मतलब आप तो वो अकीदा देखिए, नहीं है ना? मैं नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं होगा, उसकी वजह है देखिए हम जिस मुल्क में रहते हैं, वो और वहाँ और आपके यहाँ बिल्कुल फ़र्क होगा। आप समझिए मेरी बात को। यहाँ पर इनकी एक अपनी वाइब है, इनके अपने कुछ मज़हब को लेकर के कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स हैं, जिसको लेकर के वो मानते हैं। और रही बैल वगैरह काटने की बात, तो उसके लिए सरकार ने भी परमिशन दी है। उसको लेकर के बाकायदा स्लॉटर हाउस बने हुए हैं, वहाँ आप कुर्बानी कर सकते हो, चाहे छोटे जानवर की हो या बैल वगैरह की, तो उसके लिए कभी रोक-टोक तो वो भी सरकार ने। हमारा एक्सपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। तो अगर
तरह की बातें होती तो हमारा एक्सपोर्ट इतना बड़ा नहीं होता दुनिया के अंदर। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर है जिसको लेकर के एक सेंटिमेंट्स होते हैं किसी मज़हब के, तो उसके अंदर संयम चीज़ें आपको बताई गई है कि भाई उस सेंटिमेंट का आपको ख्याल रखना चाहिए। और ये भी नहीं, चाहे कोई भी सल्तनत है, मुगलों की सल्तनत से लेकर के अब तक, अगर अल्लाह के नबी के दौर से लेकर के अब तक आप देख लीजिए, तो ये सारी चीज़ों का एहसान तो बताया गया ना हमको। कभी ऐसा तो बताया नहीं गया कि ये बगैर एहसान से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों को लेके उस्मान साहब, एक दूसरे को, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ एक दूसरे की भाईचारी से और एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। उस्मान साहब, मैं माजरत चाहूंगा, मेरे पास तो सिर्फ 10 नहीं, मिनट है और मुझे अभी अच्छा नमाज भी पढ़नी आपके है और पास एक सेकंड लाइफ के लिए जाना है। बिल्कुल सर, आपका बोलिए बहुत बोलिए। शुक्रिया। मेरे कोई सवाल रहे, 1-2 रह गए थे, पर मैं फिर कर लूँगा, कोई मसला नहीं है, आपके साथ जुड़े बोलिए रहेंगे। बोलिए। नमाज़ बोलिए। अच्छा, मेरा ये इससे रिलेटेड बस यही सवाल था, आप भी छोटा-सा ही जवाब दे देना। एक आपकी सी चीज़ के बारे में ये था कि मैं देखता हूँ कि इंडिया में जब मीट वो फिर लिंचिंग की भी वीडियोज़ आती रहती हैं, जी तुमने ये ज़ब्ह किया, उसकी दुकान जला दी, घर जला दिया, उसको पीट दिया। ऐसी भी काफ़ी सारी वीडियोज़ आई हैं। इस रिलेटेड आखिरी सवाल मेरा ये है सर, जो ये एक कल्चर चल पड़ा है कि इस जगह मंदिर था पहले और अब मस्जिद है, जैसा हमने अयोध्या के केस में देखा। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? कहीं मस्जिद है तो क्या उस पे 200 साल पहले मंदिर था तो तोड़ के मस्जिद बना दें, मस्जिद है मंदिर बना दें? एक इस बारे में, और अयोध्या का जो मंदिर है, बस यही सवाल है मेन कि अयोध्या का जो मंदिर है, वो इतना शानदार बन गया, तैयार हो गया, रेडी हो गया, बट उसके नाम पे उस जगह के जो है ना कंपनसेशन के तौर पे जो मस्जिद का बोला था वो अभी तक बनी क्यों नहीं है सर? वो मस्जिद छोटी थी, बनी नहीं है, अयोध्या मंदिर इतना बड़ा बन गया, ऐसा क्यों? नहीं वो नहीं वो मुसलमान, जो अयोध्या के अंदर जो जगह दी गई है, वहाँ मस्जिद के तामीर का काम शुरू कर दिया गया है लगातार। उसकी कई चीज़ों के अंदर वो बनना शुरू हो गया। मैं आपको एक चीज़ तो पहले ये बता दूँ, और आपने जो फिर अपना से दूसरा सवाल मेरा सवाल यही किया है कि कल कि मंदिर बन गया, तैयार हो गया, बड़ा, और लोग आ गए, बट मस्जिद छोटी वो बन नहीं पाई, ये इतना स्लो क्यों है? नहीं, नहीं, वो स्लो इसलिए है क्योंकि हमारे आपस के अंदर जो लोग उन काम को देख रहे हैं, वहाँ कुछ थोड़ी-सी इत्तेफाकी उनमें आपस में चल रही थी, वक़्फ़ में और इसमें। जिन चीज़ों को लेकर के अभी काफ़ी मस्जिद का काम जो है धीरे-धीरे करके बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको बता दूँ, आपने जिस तरह से कहा कि कई 200 साल पुरानी मस्जिद, या जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो वहाँ एक हमारा कानून बना था, उस कानून के बाद में सारी ही चीज़ों को मना कर दिया गया था। और हमारी अदालतों ने भी उस पर रोक लगा दी है कि ये जो आप हर जगह ढूँढ रहे हो, उसको आप ढूँढ नहीं सकते हो। देखिए, हमारे यहाँ आरएसएस का और मुस्लिम का काफ़ी क्रॉस माना जाता है, जिसे जनसंघ कहा जाता है। जनसंघ के जो हेड है, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी साफ तौर पर ये चीज़ें कही है कि हर जगह हम अगर ये सारी चीज़ें ढूँढने जाएँगे तो उससे रिश्ते बिगड़ेंगे, इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जिनका नाम मोहन भागवत है, मोहन भागवत ने भी अपने स्पीच में साफ तौर पर कहा कि इस तरह की चीज़ें ना पैदा की जाए। जो मामला सिर्फ अयोध्या का था, वो अलग मसला था। आगे इस तरह की चीज़ें वो ना करे और उनका ख़्याल रखा जाए। तो इन सारी चीज़ों को लेके चाहे आरएसएस हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सभी ने इनका डायरेक्शन दिया है इस पूरे मामले के अंदर कि इस तरह की जो चीज़ें खोदने की, उसे आगे ना किया जाए। जहाँ है उसे वहाँ स्टॉप किया जाए। वहाँ का। सर मैं बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। आपने इतना अपना इतना ज़्यादा कीमती वक़्त दिया और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपके लिए दुआ है कि आप शुक्रिया। खुश रहें और जो आपके ख़यालात हैं और आप ऐसे ही फैलाते रहें। बहुत अच्छा लगा सर। बहुत शुक्रिया आपका जो है ना कीमती टाइम देने का, और ज़रूर मैं इंशाल्लाह फिर भी कभी मुलाकात होगी, हम आपस में जुड़ते रहेंगे। सारे इंशाअल्लाह। हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी भाई-भाई हैं आपस में, रिगार्डलेस ऑफ रिलिजन, कोई हिंदू है, अल्लाह मुसलमान है, यहूदी है, ईसाई है। तो सब एक दूसरे के, हम इसी धरती के बेटे हैं, हम इसी कल्चर के हैं, और हम पीस के और आपस में साथ रहने के हामी हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करके हामी हैं, ये हमारा मोटिव है। तो बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी बताओ, आप लोगों की क्या राय है? जो हमने सर के साथ आज बात की, जो है ना मैंने अपने दिल से बात करने की कोशिश की कि जो हमारे हालात हैं उसका बेहतर जवाब दे पाएँ, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी राय का इज़हार लाज़मी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए। शुक्रिया सर।